हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल और आज मैं कराने वाली हूँ क्लास 9th का चैप्टर 4 केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पिछली वीडियो में हमने कर चुके थे एटम वाला, जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स था। अब हम उसी से रिलेटेड जो हमने उसमें पढ़ा था, अब उसमें हम एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे। मतलब उसमें हमने ये पढ़ा था कि एटम होता क्या है ना। अब हम देखेंगे कि वो दिखता कैसा है, क्या एटम से भी छोटा कुछ होता है। हमने पहले ये पढ़ा था कि जो एटम है वो बहुत एक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, है ना। जो मैटर है वो एटम से बनता है और मॉलिक्यूल से बनता है। और एटम जो है वो इतना छोटा होता है कि वो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो इंडिविजिबल होता है, जो कि महर्षि कन्नड़ ने करके भी बताया था, है ना। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एटम्स जो है, मैंने आपको बताया था कि हमने जो महर्षि कन्नड़ थे उन्होंने हमें बताया था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, हम उनको और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एटम जो है वो एक्चुअली दिखता कैसा है, क्या उससे भी और कुछ छोटा है। उन्होंने ये तो बता दिया कि वो इंडिविजिबल है, यानी उससे छोटा फिर कुछ हो नहीं सकता। जब हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते और तो यानी उससे छोटा हो ही नहीं सकता। बट जो महर्षि कन्नड़ ने ये बताया था वो उन्होंने बहुत समय पहले बताया था, पर अगर हम आज देखें तो जो एटम है उससे भी छोटा कुछ होता है, और उस जो एटम से छोटा होता है उसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक। अब एटम से छोटा क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। तो गाइस, जो एटम है ना वो ऐसा दिखता है कुछ। अब ये फिक्स नहीं है कि एटम ऐसा ही दिखता है या नहीं। आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एक थॉमसन्स मॉडल था। थॉमसन्स मॉडल क्या होता है कि एक थॉमसन नाम का एक आदमी था, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपना बताया था कि जो एटम है वो कैसा दिखता है। तो उन्होंने उसका नाम दे दिया था थॉमसन मॉडल, ठीक है। अब जो थॉमसन था उन्होंने ये बताया था कि जो एटम है ना वो एक ऐसा कुछ स्पेयर जैसा होता है, और उसके अंदर माइनस यानी नेगेटिव चार्जेस होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब जो इसके अंदर है यानी जो एटम है वो क्या है, एक हमारा सबसे छोटा है ना, इंडिविजिबल है। हमें अभी इतना ही पता है जो हमने इससे चैप्टर 3 में पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, ठीक। अब हमने पढ़ा कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, और एटम से क्या बनता है, अगर हम दो एटम मिला दें। अब देखिए, ओ जो है ऑक्सीजन वो एक एटम है ना। अगर मैं इसमें एक और O मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, O2। तो ये जो O2 है मेरा, ये क्या है, मेरा मॉलिक्यूल। यानी जब हम दो एटम को मिला देते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। अब यही जो मॉलिक्यूल है ना, जो ये मॉलिक्यूल है ये भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अब बिल्डिंग ब्लॉक क्या था, एटम भी बिल्डिंग ब्लॉक था और मॉलिक्यूल भी बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी जिनसे चीजें बनती हैं, ठीक। यानी मॉलिक्यूल और फिर उससे भी छोटा कौन, एटम। अब एटम से भी छोटा क्या हमने पढ़ा कि एटम के अंदर कौन है, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस। तो जो सबसे एटम के जो अंदर है ना, 1 मिनट, जो एटम के अंदर है हम उसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं ये हमारे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, एक होता है प्रोटॉन्स और एक होता है न्यूट्रॉन्स, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को हम E- भी लिखते हैं, यानी ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक। और जो प्रोटॉन है हम उसको P+ लिखते हैं, यानी ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और जो न्यूट्रॉन है हम उसको सिर्फ N लिखते हैं। अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, यानी ये न्यूट्रल है, ठीक। आपने एसिड बेस में भी पढ़ा है कि न्यूट्रल क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे न्यूट्रल होता है उसी को हम न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी जो एटम हमने स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर कौन थे, जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमारा प्रोटॉन्स है, ठीक है। अब बात तो ये आई कि इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन्स भी है, क्या इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है क्या, वो हमें पता लगाने हैं ना। जी हाँ, न्यूट्रॉन्स भी होता है। अब ये तीनों चीजें जो है ना, ये थॉमसन के मॉडल में उन्होंने ऐसे बताई थी। बट जो एक एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्लस यानी प्रोटॉन्स, नेगेटिव और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है।
तो जो हमारे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल न्यूक्लियस में, जो कि कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ एन एटम। जो कि मैंने आपको भी बताया कि हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एक स्मॉल न्यूक्लियस में होते हैं। अब अगर हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्मॉल न्यूक्लियस में होते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के आउटसाइड होते हैं। अब आउटसाइड कैसे? जैसे कि देखिए, ये जो हमारा एटम था, ये है एक न्यूक्लियस। इसके अंदर पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन्स जो बहुत सारे होते हैं, जो कि हम देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। हम एटम को नहीं देख सकते तो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन को कैसे देख सकते हैं ना। अब अगर मैं थॉमसन मॉडल के बारे में बात करूं तो जो ये थॉमसन मॉडल था ना, इसमें देखिए जो नेगेटिव है वो ऐसे फैले हुए हैं ना, पॉजिटिव जो है वो बहुत छोटे छोटे से एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पॉजिटिव के साइंस हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आउटसाइड होते हैं। यानी जैसे कि ये है हमारा, तो यहाँ पे होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसमें कौन से हुए? न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स हुए, न्यूट्रॉन्स हुए, और ये हमारा है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स को लेके। अब जो एटम है वो बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन हम ले, कार्बन ले, तो इन सब का, जैसे ऑक्सीजन मैंने अब ये लिया था, फिर O+ किया था तो O2 आया था, तो वो हमारा मॉलिक्यूल बन गया था। अब उसमें जो अब बात ये है कि जो हमारा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। क्योंकि अब जैसे हमें क्या पता, कुछ फिक्स रेशियो होती होगी ना कि किसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, किसकी बात करें? हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन है, लाइक हमारा ये एक एटम है। अब आपको आएगा कि आपको एक डायग्राम में एटम बनाना होगा ऐसे सर्कल में, और उसमें आपको दे देंगे कि हाइड्रोजन के एटम दिखाइए। तो आपको ये कुछ याद करने पड़ेंगे कि इसमें कितने एटम्स होते हैं। ठीक, तो जो हाइड्रोजन है उसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही वो होता है, प्रोटॉन्स, और एक ही न्यूट्रॉन्स। ठीक, अब जब इसमें एक ही और इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, ठीक है, तो तीनों चीज इसमें एक होती है, यानी न्यूक्लियस के अंदर तो हमारा क्या होगा? सिर्फ एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, और यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन। तो जो एक वो है ना, हम उसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक, ये जो छोटा वाला है, वैसे तो ये न्यूक्लियस होता है, बट हम इसको K बोलेंगे, इसको L बोलेंगे, एक और बनाएंगे। ये जो है ना, ये मैं बना रही हूँ सर्कल से, इसको हम बोलते हैं शेल। ठीक, ऐसे हम 4 बनाते हैं, K, L, M, और एक और बनेगा जिसको हम बोल देते हैं N। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा सिर्फ एक हाइड्रोजन के बारे में कि उसमें बस एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब क्या ऐसे ही बहुत सारे जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो उनमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, अलग अलग प्रोटॉन्स होंगे और अलग अलग न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब अगर हमें ये पता लगाना है तो हमें क्या पता लगाना पड़ेगा पहले कि चार्ज्ड पार्टिकल्स क्या है मैटर में। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा जब आप जैसे जब आपके बालों में हेयर में ऑयल होता है, तब आप जब करते हैं आप कंघी, है ना, तो क्या होता है आपके जो आप उसको ड्राई हेयर को जब आप कॉम्ब से रब करोगे, तो जब आपका कॉम्ब है उस पर जब आप स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर आप उसको लेंगे तो अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। अब ये अट्रैक्ट क्यों हुआ वो चीज हमें जाननी है ना, वो चीज कि ये अट्रैक्ट क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो इस कॉम्ब ने प्रोड्यूस किया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो जब आप रब करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कॉम्ब में वो प्रोड्यूस होता है, और फिर जो उसमें एटम्स होते हैं ना, कॉम्ब में भी हर जगह एटम होते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा। ऐसे ही जो कॉम्ब में एटम है उसमें जो जब हम रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एकदम से प्रोड्यूस हो जाता है, और उसी चार्ज की वजह से ये अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए हमने ये तो पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट हमें इनकी डिस्कवरी भी तो पढ़नी पड़ेगी कि ये आई कैसे, है ना। क्योंकि अगर
इससे भी छोटी, एटम से भी छोटी कोई चीज है तो वो पता कैसे लगाई गई, क्योंकि वो तो हम इजीली देख भी नहीं सकते। और ये सब किसने किया, कैसे किया, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो डिस्कवरी की थी, ये की थी जे थॉमसन ने, जिसका मैं भी आपको मॉडल दिखा रही थी ना एटम का, जिसमें प्रोटॉन्स थे और न्यूट्रॉन्स थे। वो जो थे जे थॉमसन, उन्होंने ही डिस्कवरी करी इलेक्ट्रॉन की, ठीक। अब जो थॉमसन ने थे, उन्होंने ना जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो करी उन्होंने कैथोड रे से, ठीक। कैथोड रेस जो है, इसको आप पूरा बड़ा मतलब एकदम से जो डिटेल में होता है ना, वो आप पढ़ेंगे क्लास 11th में अगर आप साइंस लेते हैं तो, ठीक है। अभी आपको कैथोड रे के बारे में इतना कुछ नहीं जानना है, सिंपल सी बस इतना जानना है कि जो डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, वो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और किसके वजह से, किसके साथ मतलब कर पाए थे, वो था कैथोड रे, ठीक है। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में बहुत ही छोटे छोटे जो थे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, जिसको हमने कहा था इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन, उसमें जो नेगेटिव चार्जेस थे, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या हुई, स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब जितनी भी गैस, अब पता है कैथोड रे में ये आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखें, कैथोड रे जे थॉमसन और इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन की, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन, हमने ये पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसने डिस्कवर किया और किसकी वजह से कर पाए कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब हमने जब ये पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होते हैं, उनका वो कितना कैसे डिस्कवर किया, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेट यानी जो मास है वो होता है 9 × 10⁻⁻28 ग्राम्स, ठीक है। इसे याद रखना है, ये एग्जाम में आता है, ठीक। अब रिलेटिव मास जो है वो इसका होता है 1/1840 U, ठीक। अब U क्या होता है आपको पता है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ है 1/840/U, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है। मेनली आपको यही पूछा जाता है कि ग्राम में कितना होता है, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट में नहीं पूछा जाता है मेनली ये वाला, ये पूछा जाता है ग्राम में। बट अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या और अदर एलिमेंट्स जो हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़ के जो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो मास में ही होता है। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1U। अब 1U क्यों होता है उसका मास, इसलिए क्योंकि उसमें जो 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। नाउ अब जो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यू में, एटॉमिक मास यूनिट में, हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे ग्राम में। दैट इज 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। ये होता है एब्सोल्यूट मास, ठीक। और जो रिलेटिव मास है, अब रिलेटिव मास और एब्सोल्यूट मास क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो देखिए जो हमारा एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट मास, वो होता है हमारा मास इन ग्राम्स, ठीक। जो भी मास आप ग्राम में कर रहे हैं हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मास, ठीक। और जो रिलेटिव 1 मिनट, रिलेटिव मास होता है वो हमारा होता है मास इन यू यानी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। तो जो हमारा ये 9 × 10⁻⁻28 ग्राम था, ये हमारा एब्सोल्यूट मास हुआ क्योंकि एक ग्राम में था। और रिलेटिव मास क्या था, 1/1840 U, ठीक है। अब हमने डिस्कवरी देख ली इलेक्ट्रॉन की, अब हम डिस्कवरी देखेंगे प्रोटॉन्स की, ठीक है। देखिए अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ किसी और बुक से, जो लखमीर सिंह है उससे, बट फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं नोट्स भी डालूंगी और उस नोट्स में A to Z सब कुछ होगा। और फिर एक और रिवीजन वीडियो आएगी जिसमें हम NCERT से करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो देखिए ये जो डिस्कवरीज है ना, शायद NCERT में नहीं होंगे, बट आप फिर भी समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में आते हैं, पूछ भी सकते हैं। और हमें सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो जो डिस्कवरी है प्रोटॉन की वो करी थी E. गोल्डस्टीन ने,
ठीक, अब गोल्डस्टीन ने ये किस मेथड से की थी? लाइक जो डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन की वो जे थॉमसन ने करी थी कैथोड रे से, है ना। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी करी ई गोल्डस्टीन ने, बट किससे करी? उन्होंने करी थी कैनाल रेस से, ठीक है। किससे करी थी? कैनाल रेस। दोनों का सेम ही नेम एक तरह से है क्योंकि कैथोड और कैनाल रेस, बट आपको याद रखना है किससे की थी, ठीक है। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखने वाले हैं मास और चार्ज। अच्छा एक सेकेंड, हमने जो इलेक्ट्रॉन था हमने उसका मास तो देख लिया था, बट उसका चार्ज आ गया था, है ना। तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये याद रखना है कि क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। अब ये क्या हुआ? एब्सोल्यूट चार्ज। पर आप कहेंगे कि अब ये एब्सोल्यूट चार्ज कैसे हुआ? तो ग्राम में नहीं है, चार्ज ग्राम में नहीं होता, चार्ज होता है कूलम में, ठीक है। अब रिलेटिव चार्ज जो है, रिलेटिव यानी जो यू में होता है, एटॉमिक मास यूनिट, बट यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट में नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल होता है नंबर्स में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस का साइन होता है यानी -1, अगर प्रोटॉन होता तो +1 होता, ठीक है। तो जो चार्ज है वो कितना है 1. आपको मेनली एब्सोल्यूट चार्ज ही लिखना है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, चाहे आपका एब्सोल्यूट चार्ज हो या मास हो, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ठीक। अब हम देखेंगे प्रोटॉन पे मास कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। जो मास है प्रोटॉन पे वो ग्राम्स में 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम्स होता है, ठीक। और जो रिलेटिव मास है प्रोटॉन का वो होता है 1U, बस 1U, ठीक है। और 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम जो है वो मास है। अब चार्ज कितना है? वही +1 तो है हमारा रिलेटिव चार्ज, बट हमारा जो वही, अब देखिए रिलेटिव चार्ज जो है वो तो इसमें डिफरेंट है कि +U में है, बट जो इसका हमारा एब्सोल्यूट चार्ज होगा ना वो देखिए 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, वही सेम जो कि किसका था? इलेक्ट्रॉन का था। अब दोनों सेम है, यानी जो चार्ज है दोनों का वो सेम है, बस डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डिफरेंस सिर्फ उसका रिलेटिव में है, ठीक। अच्छा बस डिस्कवरी जो थी, मतलब तरीके जो थे वो डिस्कवर अलग अलग तरीके से हुए थे, ठीक, बट चार्ज जो था वो दोनों का सेम ही निकला था। अब जो कैथोड रे से हमने किया था, अब देखिए आप यहाँ पे बता रखे एनोड रे से, बट वो एनोड रे से नहीं किया गया था, वो कैनाल रे से किया गया था। यहाँ पे उसका दूसरा नेम दिया गया है क्योंकि एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोड में, ठीक है। जो है उसमें हमें ये बताया गया था पहले कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, बट अब हमें पता चल गया कि एटम इंडिविजिबल नहीं है ना, क्योंकि एटम अगर इंडिविजिबल होता तो फिर हम डिस्कवर ही नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को। बट अगर एटम इंडिविजिबल नहीं है यानी उससे भी छोटा कुछ है, और वो क्या है? प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, ठीक। ये हमें किससे पता चला कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है? थ्रू द कैथोड रेस और एनोड रेस। अब आप एनोड बोल रहे हैं, कैनाल एक ही चीज है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। तो जो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी थी वो करी थी जेम्स चैडविक ने इन 1932 में। और जो न्यूट्रॉन है ना वो एक तरह का न्यूट्रल है, यानी कोई ना ही वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, और कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है एटम के, ठीक। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, जो न्यूट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, बट वो नॉट प्रेजेंट इन अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सिर्फ हाइड्रोजन एटम में एक ही तरह का सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं फाउंड होता, उसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन। यानी हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, बट न्यूट्रॉन नहीं है। अब क्यों नहीं है वो उसका रीजन अभी आपको नहीं जानना है, बस आपको इतना जानना है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है हाइड्रोजन में वो कौन सा है जो उसमें प्रेजेंट नहीं है? दैट इज न्यूट्रॉन्स, ठीक। अब जो हाइड्रोजन एटम है ना उसमें एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वही मास कितना है, चार्ज कितना है। तो जो इस पे हमारा मास है वो क्या होगा? जो मास था हमने एब्सोल्यूट मास जो है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, सेम जो कि हमने प्रोटॉन्स का पढ़ा था, ठीक। बट यहाँ पे जो अच्छा वहां पे बस ये 19 था, है ना, ये याद रखना है। एक सेकेंड,
नहीं 24 ही था, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻24। न्यूट्रॉन्स का भी वही है, प्रोटॉन का भी वही है, इलेक्ट्रॉन का भी वही है, तीनों का वही है, बस जो चार्ज है ना वो डिफरेंट है, वो याद रखना है। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन में था वो क्या था, -1, प्रोटॉन में था +1। इसमें जो चार्ज है वो कोई नहीं होता, क्योंकि अगर ये तो न्यूट्रल है ना, अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो फिर इसमें कोई ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, कोई भी चार्ज नहीं, ठीक। अब एटॉमिक मास के बारे में हम बात करने वाले हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास का निकालने का एक और तरीका है, अगर हम मास जो है प्रोटॉन्स का और मास जो है न्यूट्रॉन्स का, ये 6 और ये कार्बन हटा दीजिए, अब इससे एटॉमिक मास जानिए कि जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है कि मास जो है प्रोटॉन का और मास जो है न्यूट्रॉन्स का, अगर वो हम ऐड कर दे तो हमारा एटॉमिक मास आ जाता है, ठीक है। अब लाइक अगर मैं कार्बन का एग्जांपल लूँ तो जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी है वो 6 होती है, 4 होती है ना, तो पर उसमें टोटल जो है हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो कितने होते हैं, टोटल 6 है ना। तो जो प्रोटॉन्स हैं वो भी 6 है, न्यूट्रॉन्स वो भी 6 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 12, ठीक। अब 12 तो आ गया, बट यूनिट कौन सी लगेगी, यूनिट आएगी हमारी यू की, क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास की अपनी खुद की एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और वो है हमारी 12U, ठीक है। तो गाइज ये जो बॉक्स है ना इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कंपैरिजन बता रखा है अबाउट द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि एक रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास और लोकेशन है कि एटम में कहाँ पे होता है, ठीक है। बट रिलेटिव मास इतना आपको याद नहीं रखना है जितना आपको एब्सोल्यूट मास याद रखना है और एब्सोल्यूट चार्ज, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने ये पढ़ लिया कि एटम में क्या क्या होता है, एटम में उससे भी छोटा क्या क्या है, वो दिखता कैसे है, वो डिस्कवर कैसे हुआ, उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। अब जो डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन्स की, उन्होंने हमें ये तो बता दिया कि जो एटम्स हैं वो डिविजिबल हैं, मतलब हमको और डिवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर और भी कुछ हमें इनर स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया तो हमें यह जानना पड़ेगा कि वो दिखता कैसा है ना। अगर वो कैसा दिखता है हमें ये पता चल जाए तभी तो हम उसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहेंगे। तो जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, वो दोबारा आ गया, तो मैं शॉर्ट में अब उसे बताऊंगी। डायग्राम हमने ऑलरेडी देख लिया, देखिए सेम डायग्राम है, बस इन्होंने यहाँ पॉजिटिव का नहीं दिखाया, क्योंकि ये जो पिंक कलर का आप शेड देख रहे हैं ना, यही है पॉजिटिव चार्ज। ये दिखाया क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर होते हैं सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर होते हैं न्यूक्लियस के, तो इसलिए इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है। अब ये जो जे थॉमसन थे, उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था और बताया था कि ये जो है ना, ये एक क्रिसमस पुडिंग की तरह दिखता है, यानी इसमें जो ये माइनस के साइन है, ये ऊपर जो फ्रूट्स गिरते हैं उसमें वो है, और जो पिंक कलर के पॉजिटिव चार्जेस है वो वहाँ पे पुडिंग है, केक है, ठीक है। और या फिर ये थोड़ा वाटरमेलन जैसा भी दिखता है, यानी कि जो इसमें नेगेटिव साइंस है वो इसके बीच है, सीड्स है, और जो पिंक कलर का है वो इसमें ये रेड पोर्शन है। ये बताया था, बस इतना ही उन्होंने अपने इसमें बताया था, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है ना, उसमें कुछ इस तरीके से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक साथ, ठीक है। अब जो हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा ना, इसमें ना कुछ लिमिटेशंस निकली। लिमिटेशंस क्या होती है कि कुछ गड़बड़ निकली, कुछ खामियां निकली, और वो क्या थी कि जो इनका एटम था ना वो स्टेबल नहीं था। स्टेबल नहीं था मतलब कि उसमें आपने जैसे मेरी पहली वीडियो जब देखी होगी एटम की, तो उसमें मैंने बताया था कि K11 यानी 2888 हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, बट हमने कुछ ये पढ़ा था तो उसमें 8 जो था वो स्टेबल कर देता था एटम को, है ना। तो ऐसे ही जो एटम है यहाँ पे वो स्टेबल नहीं था, दिख नहीं रहा था अच्छे से स्टेबल, और उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से जो थॉमसन मॉडल था वो एक तरह से सही नहीं बैठा। तो फिर हमने लाया एक जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने अपना दिखाया। उन्होंने अब जो थॉमसन मॉडल था ना, उसमें उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में भी नहीं बताया, बस डायरेक्ट उन्होंने ये बता दिया प्रोटॉन्स के। उन्होंने प्रोटॉन्स को ऐसे साइड में दिखा दिया था पिंक कलर के, ठीक है, उन्होंने न्यूक्लियस तो नहीं दिखाया, है ना। तो
तो इनके में एक ये भी निकला और एक डिस्कवरी नहीं करी थी न्यूक्लियस की, और सेकंड क्या था, स्टेबल नहीं बताया था। ठीक, तो फिर इसलिए एक और आया जिसको हमने नाम दिया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ये कोई रदरफोर्ड थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाया और इन्होंने न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी दिखाई। यानी इन्होंने ये भी दिखाया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रॉन्स भी दिखाए, साथ में इन्होंने न्यूक्लियस भी दिखाया। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको ये सारे 5 पॉइंट जो है आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, 3 या 5, वो आपको सारे याद करने होंगे कि समझना होगा। ये डायग्राम भी आ सकता है, पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियस है। येलो कलर का देख रहे हैं क्या है, एटम है। और जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, यानी प्रोटॉन्स। ठीक है, ये सेम ऐसा है, इन्होंने न्यूक्लियस भी दिखाया है। अब जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था ना, उसमें क्या था, उनमें उन्होंने दिखाया कि जो लाइट है, जो बीम है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से जब इन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे पास होते हैं, उससे और हमें अच्छे से समझ आया कि एग्जैक्टली न्यूक्लियस कैसे काम करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे है एटम का, वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैं, अब इन्होंने ना ये एक्सपेरिमेंट करा एक गोल्ड फॉइल से इन वैक्यूम यानी जहाँ एयर नहीं होती, इस तरह का एक गोल्ड फॉइल लिया, उसको वैक्यूम में रखा और उसके पास क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया। अब उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स जो है बहुत तेजी से पास हो रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट गए, पहले तो बहुत सारे जो थे वो स्ट्रेट गए गोल्ड फॉइल से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और अपनी ओरिजिनल पाथ पे बिल्कुल सीधा सीधा गए, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, आप जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि कुछ ही थे फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो कि डिफ्लेक्ट हो गए, और उन्होंने क्या बनाया, स्मॉल एंगल बनाया, एंड कुछ डिफ्लेक्ट हुए, उन्होंने कुछ लार्ज एंगल बनाया, जैसे कि आप ये वाला देख सकते हैं। ये जो है इसने बनाया एक छोटा सा एंगल, ठीक है, डिफ्लेक्ट करके, और ये वाला जो है इसने बनाया एक लार्ज एंगल डिफ्लेक्ट करके, है ना। तो क्या पढ़ा हमने, पहला कि कुछ स्ट्रेट ट्रैवल करके विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और सेकंड हमने पढ़ा कि कुछ स्मॉल एंगल्स बना के और कुछ लार्ज एंगल्स। ठीक है, अच्छा ये वाला जो मैंने स्मॉल एंगल बताया ना, ये वाला स्मॉल एंगल नहीं, ये वाला था स्मॉल एंगल। ठीक है, तो जो स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई थी वो यहाँ हुई थी, और जो लार्ज डिफ्लेक्शन हुई थी वो यहाँ हुई थी। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि कुछ जो डिफ्लेक्शन हुई वो आपस में टर्न बैक कर गई, यानी उन्होंने इस न्यूक्लियस को पास भी नहीं किया, वो वहीं से ही उस न्यूक्लियस से टकरा के वापस आ गई। ठीक है, तो पहला क्या था कि स्ट्रेट चली गई, दूसरा स्मॉल और लार्ज एंगल फॉर्म किया, और तीसरा कि टर्न बैक, बिल्कुल न्यूक्लियस से टच होके एकदम टर्न हो गए बैक। ठीक है, अब उनकी ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला कि जो गोल्ड की फॉइल थी वो भी एटम से बनी, और ये हमें पता है कि एटम जो है वो हर जगह होता है। ठीक है, बट उसमें जो एटम्स थे वो कुछ इस तरीके से अटैच थे, उसका वॉल्यूम ऐसा था कि वो सॉलिड था, एंड जो सारे अल्फा पार्टिकल थे वो उस पे क्या कर गए, स्ट्राइक कर गए, थ्रू देयर हैव चेंज इट्स पाथ, और कुछ उन्होंने अपना पाथ चेंज किया, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, और जो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधा निकल गए कि विदाउट एनी डिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि बहुत सारे जो थे वो ऐसी बिना किसी डिफ्लेक्शन के चले गए। उससे हमें ये पता चला कि जो गोल्ड फॉइल था उसमें क्या था, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस। एक एटम है ये एटम ही था, है ना। देखिए ये जो डायग्राम हमने देखा इसमें ये एटम था, इसमें बहुत सारी एम्प्टी स्पेस थी, तभी तो जो कुछ थे बिल्कुल सीधा चले गए, मतलब उनको कोई टकराया नहीं। अब जो टर्न बैक हो गए या जिन्होंने स्मॉल एंगल या लार्ज एंगल डिफ्लेक्ट किया, यानी उनके बीच में या तो कोई इलेक्ट्रॉन आ गया है तो कोई प्रोटॉन, जिसकी वजह से वो टकरा के वापस चले गए या डिफ्लेक्ट कर गए। बट जो ये सीधे गए इनको कोई नहीं टकराया, यानी यहाँ इतनी सारी स्पेसेस जो हैं वो इसमें खाली है, तभी तो इतने सारे सीधे चले गए बिना कोई टकराए। तो एटम जो है उसमें अभी भी बहुत कुछ खाली है, हमें ये पता चला। ठीक है, इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से। अब जो ऑब्जर्वेशन थी दैट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट करे थ्रू दिस, मतलब स्मॉल एंगल लार्ज एंगल सेंटर, यानी अगर वो ऐसे स्मॉल एंगल और डिफ्लेक्ट में चले गए तो हमें वो क्या बताते। देखिए पहले तो हमने पता चला कि लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस है इन एन एटम में। ठीक है, दूसरा हमें क्या पता चला कि अगर जो हमारा एटम था उसमें जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कराया तो कुछ स्मॉल एंगल्स फॉर्म किए, कुछ लार्ज एंगल्स। ठीक,
तो अगर ऐसा हो रहा है कि स्मॉल और लार्ज एंगल वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी जो सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो रेपेल हुआ पॉजिटिव चार्ज उन्होंने शो किया डिफ्लेक्शन। ठीक, यानी जैसे आपको पता ही होगा लाइक चार्जेस जो है वो रेपेल करते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो अनलाइक चार्जेस थे उन्होंने क्या करा, रेपेल, यानी जो नेगेटिव था वो बीच में जाके रेपेल हो गया। ठीक है, नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव से जाके रेपेल हो गया, क्योंकि हमने जो अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन कराई थी वो पॉजिटिव थी। तो जब सेंटर से वो शो करके स्मॉल और लार्ज एंगल फॉर्म करने लगा, यानी जो सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज से फिल है। तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में भी यहाँ पे बताया। ठीक है, फिर उन्होंने ये बताया कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल ही मतलब वापस चले गए, बिल्कुल टर्न बैक हो गए, उन्होंने न्यूक्लियस को क्रॉस भी नहीं किया। तो इससे हमें क्या शो हुआ कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज्यादा डेंस है और हार्ड है, यानी वो बहुत स्मूथ नहीं है, बहुत हल्का नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा डेंस है, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल्स पास नहीं हो पाए। ठीक है, जो 3 चीज हमने पढ़ी, उन 3 चीजों से हमने क्या एक्सप्लेनेशन निकाला वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक ये पॉइंट, एक ये और एक ये पॉइंट। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बारे में जो उन्होंने हमें 3 चीजें बताई वो क्या, कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस जो है वो डेंस और हार्ड है, और जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। यानी जो एटम का साइज है, लाइक दिस इज द साइज ऑफ एन एटम, तो जो न्यूक्लियस है वो इतना सही छोटा है बस। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं और न्यूक्लियस के बारे में। जैसे 3 चीज हमने पढ़ी, तो हमें जो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसी ने बताया, वो किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। और किसके थ्रू बताया था, अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू बताया था। ठीक है, 1 मिनट गाइस जस्ट। हाँ, तो अब हमने ये तो देख लिया कि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, बट उन्होंने एटम के बारे में तो बताया ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ ये बताया कि जब हम अल्फा पार्टिकल्स को पास करेंगे तो एटम कैसा होगा, है ना। हमें क्या जानना है कि उन्होंने एटम का मॉडल कैसे दिखाया, मतलब एटम दिखता कैसे है, उन्होंने ये तो बताया नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं किया। पर जो इन्होंने अब एक्सप्लेन किया ना, एटम अपना एक्चुअली में वैसे ही था थोड़ा, बट फिर एक और थोड़ा सा ड्रॉबैक निकला, थोड़ी सी लिमिटेशन निकली, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में नील्स बोर जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने जब बताया कि अल्फा पार्टिकल्स की वजह से न्यूक्लियर मॉडल जो था एटम का उसको एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो एक एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमें पता है। ठीक है, डेंस है, उसके पास न्यूक्लियस भी है, प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी हैं, और जो उसका अंदर जो एटम है उसके अंदर जो मास है, वो जो सारा एटम का मास है वो कहाँ पे है, इसके न्यूक्लियस में है। ठीक, ये जो इतना खाली स्पेस है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा जो उसका मास है एक एटम का वो इस न्यूक्लियस में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, यानी ये तो खाली है, तो सारा मास कहाँ पे हुआ, बीच में जो न्यूक्लियस है वहां पे। ठीक, और हमें क्या पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो कहाँ से घिरा हुआ है, पूरे नेगेटिव चार्ज से, है ना। ये देखिए डायग्राम में पूरा जो है वो नेगेटिव चार्ज से घुमा हुआ है, कौन, न्यूक्लियस। ठीक है, और क्या पढ़ा कि हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, वो एटम को होल्ड करके रखता है, एटम को टूटने नहीं देता, गिरने नहीं देता। यानी जो अट्रैक्शन होता है ना, देखिए अंदर क्या है पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या है नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, क्योंकि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अगर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अगर ये दोनों को वो कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर जो हमारा एटम है उसको इन्होंने होल्ड कर रखा है, वो गिरेगा ही नहीं, चारों तरफ से इन्होंने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, तो फिर कोई गिरेगा ही नहीं, यानी एटम को इन्होंने पकड़ के रखा है, एकदम होल्ड करके रखा है। ठीक है, और क्या पढ़ा कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होता है। लाइक अगर हमारे प्रोटॉन्स जो है वो 5 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 5 होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट अगर हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स पता है तो हम इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास, बट न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से नहीं निकाल सकते। ठीक है, अच्छा, अब जो सबसे छोटा और सबसे प्यारा, सबसे इजी जो एटम किसी का दिखता है वो है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन के कैसे है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे था, मैंने उसको छेड़छाड़ करके उसके साथ गंदा कर दिया। ठीक है, जस्ट 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने बनाया एक एटम। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ई नेगेटिव है ना।
हम उसको ऐसे दिखाएंगे जब भी हमारा हम देखिए ये एक क्या है एटम, हमें अगर नेगेटिव दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे स्मॉल डॉट से, ठीक है। इसको हटा दीजिए। अब इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन भी एक होगा, हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स भी एक होगा। अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं अभी आपको लिख के दिखा देती हूँ। लाइक ऐसे आपको हाइड्रोजन बनाना है, तो देखिए हाइड्रोजन कितना सिंपल था, एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। नाउ अब जो हम एक और देख लेते हैं, हीलियम एटम। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम, ठीक। हीलियम जो है, देखिए एक टेबल होती है पीरियोडिक टेबल, आपको वो याद करनी पड़ेगी टिल 20 तक, तभी आप एटम का स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्योंकि पहले उसमें आता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। 20 तक है, बट मैंने अभी आपको देखिए 10 तक बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। तो ये जो है इसमें पहले हाइड्रोजन 1 पे है, यानी इसमें कितने होंगे, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हीलियम जो है वो 2 पे है, यानी इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, ठीक है। फिर कार्बन जो है नहीं, लिथियम जो है वो 3 पे है, यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों कितने होंगे, 3, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब अगर मैं हीलियम का डायग्राम दिखाऊं, तो हीलियम का जो एटम है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये एक हमारा एटम है, ठीक है। मेनली जो एटम है उसमें 4 शेल होते हैं, ठीक है। मिनट गाइस, कितने होते हैं शेल, 4। एक शेल को हम बोलते हैं के, दूसरे को बोलते हैं एल, और तीसरे को बोलते हैं एम, और फोर्थ को बोलते हैं एन, ठीक है। के एल एम एन, ठीक है। अब मेनली नहीं जरूरी नहीं है कि हर एक एटम में कितने हो, 4 हो, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, उसके पास सिर्फ एक है, क्योंकि उसके पास एक ही क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमने उसको ऐसे एक डॉट से शो करके और अंदर बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये तो बात हुई हाइड्रोजन की, ठीक है। मैं एटम मॉलिक्यूल बचा रही हूँ, सॉरी, ठीक है। हाइड्रोजन, अब ऐसे 4 शेल होता है। जो के होता है ना, उसमें मेनली 2 आते हैं। एल जी मैंने ना आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, जब हमने एटम और मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, चैप्टर 3 केमिस्ट्री का, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जो के है उसमें कितने होते हैं, कम से कम 2 आ सकते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। अब जैसे अगर हम कार्बन ले, तो कार्बन की जो पूरे उसमें होते हैं सब कुछ, वो कितने होते हैं, 6, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे 2-4 करके लिखेंगे, ठीक है। अब 2-4 कैसे मैं आपको बताऊंगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो L जो है उसमें सिर्फ 8 आ सकते हैं, M जो है उसमें भी 8 आ सकते हैं, और जो N है उसमें भी 8 आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो कार्बन है उसमें क्या है, 6, ठीक। कार्बन जो है वो है 6। अब जो 6 है हमें उसको इस तरीके से लिखना है कि इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमें करना है कार्बन की क्या है, 6। तो अगर कार्बन की 6 है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, पहले के में कितने आ सकते हैं, सिर्फ 2 आ सकते हैं, तो 6 को मैं इधर मैंने लिख दिया 2। अब कितने बचे इसमें, सिर्फ 4 बचे, तो एल में कितना आएंगे, फिर बस 4 आएंगे, ठीक है। अब अगर मैं लूँ सोडियम, ठीक है, तो सोडियम की क्या होती है, 11 जो होता है एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर, सॉरी, ठीक है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो अगर मैं इसमें के में जाऊं, तो के में कितने, पहले 2, अब कितने बचे हमारे पास, ओनली 9, उन 9 को हमें लगाना है। तो एल में कितने आ सकते हैं, 8, यानी मैं 9 जो मेरे बचे थे मैं वो नहीं लिख सकती, मैं लिखूंगी 8। अब मेरे कितने बचे, ये कितने हो गए, 10 हो गए, यानी अभी इसकी तो वैलेंसी 11 है, वो एटॉमिक नंबर 11 है, अभी मैंने 10 हुए, यानी मुझे एक और चाहिए, तो वो मैं डाल दूंगी एम में 1। अब हो गए 11, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें सारे शेल फिल करने हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो कैसे होगा, सोडियम का बता रही हूँ मैं, ठीक है। देखिए हमें 3 ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि के एल एम में आया है, तो वो 3 ड्रॉ करने के लिए मैंने ये 3 बना दिए। अब देखिए ये के है, तो इसमें कितने हैं, 2, तो मैंने 2 ऐसे दिखा दिए, ठीक। फिर इसमें कितने हैं, 8, तो 8 को दिखाने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। कितने हुए, अभी तो 4 हुए, तो 4 और चाहिए, तो मैंने 4 और ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब जो N है वो M है, उसमें कितने हैं, 1, तो उसको मैं कहीं भी दिखा सकती हूँ, मैंने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। इस तरीके से होगा हमारा सोडियम का एटम, ठीक। अब ये जो सोडियम का एटम है, इसमें ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट क्या है हमारी, ये डॉट है इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर है क्या है, एक
न्यूक्लियस, पर उसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि फिर उसको भी लोग शेल समझ लेते हैं। अब ये जो सबसे हमारा, चाहे हमारे 3 थे बट हमारे ये आउटर शेल था, बाहर का शेल था, ठीक है। इसमें हमारा कितने थे, 1, ठीक है। तो जो सोडियम है उसकी वैलेंसी कितनी हुई फिर, 1। क्यों, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 है तो इसलिए उसकी वैलेंसी भी 1 हुई। अगर आउटर शेल में 2 होते तो वैलेंसी भी 2 होती, ठीक है। लाइक जो मैंने 2 फोल्ड लिया था, इसमें कार्बन का लिया था तो कार्बन की वैलेंसी 4 हुई। क्यों, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 थे, ठीक। तो के एलिमेंट में से आप कितने भी बढ़ सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई। होप आई थिंक आपको ये समझ आ गई हो। अब हमने जो रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, इसमें हमने एटम देख लिया। अब हमें पढ़ना है कि इसमें ड्रॉबैक क्या निकले, है ना, क्योंकि इसने कुछ गड़बड़ करी जिसकी वजह से एक लिमिटेशन निकली। और जो इन्होंने गड़बड़ करी, उन्होंने वो करी कि इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं दिखाई एटम की। स्टेबिलिटी यानी जो अभी हमने KLMN में 1 मिनट गाइस, ये 2, 8, 8, 8 दिखाया, तो इससे 8 से ज़्यादा आ सकते हैं या नहीं, या इसमें सिर्फ 8 ही आएंगे। इन्होंने ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि 8 ही आते हैं या 8 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, ये सब, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक इनका निकला, ठीक है। और फिर इन्होंने जो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम फिजिक्स की देखें तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं मतलब अपनी एनर्जी लूज करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। लाइक ये जो है नेगेटिव चार्ज हो रहे हैं तो इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये जो है क्या हो रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं यानी लूज कर रहे हैं एनर्जी। बट इन्होंने अनस्टेबल दिखाया इस तरीके से एटम को। क्यों, अगर ये एक साथ ये कर रहे हैं यानी अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ न्यूक्लियस यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यानी ये स्टेबल नहीं है, कभी यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और अगर ये ऐसे आ गया तो ये कोलैप्स कर सकते हैं, कोलैप्स कर गया यानी न्यूक्लियस टू एटम जो है वो टूट जाएगा, यानी जो एटम है वो स्टेबल नहीं है। इन्होंने स्टेबिलिटी एटम की एक्सप्लेन ही नहीं करी, ठीक है। कोलैप्स कर जाएगा, ये चीज़ समझ आएगी जो मैंने आपको कोलैप्स वाली बताई, ठीक है, कि अगर जो ये दोनों हैं ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं यानी ये कभी इधर आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यानी एक जगह टिक ही नहीं रहे हैं। तो अगर टिक नहीं रहे यानी कोलैप्स कर सकते हैं एक साथ टकरा के, ठीक है। देन जो नील्स बोर थे वो आए, उन्होंने पहले देखिए जो थॉमसन आया था उन्होंने स्टेबिलिटी, वो न्यूक्लियस नहीं बताया था, इन्होंने न्यूक्लियस बताया पर स्टेबिलिटी नहीं बताई। अब जो नील्स बोर थे उन्होंने सिर्फ स्टेबिलिटी बताई, सिर्फ स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस बता चुके थे रदरफोर्ड, ठीक। और एटम के बारे में कुछ कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं वो कौन बता चुके थे हमें, थॉमसन्स, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बची थी वो दिखा दी नील्स बोर ने। अब इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने दिखाया, वीडियो थोड़ी गाइस लंबी होगी क्योंकि चैप्टर लंबा है, शायद मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊं, तो अगर वीडियो एंड हो जाती है तो आपको पार्ट 2 देखना ज़रूरी है, तो अगर आप समझे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, जो नील्स बोर थे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको समझ आ रहा है ना तो गाइस प्लीज़ ज़रूर एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दें क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है आपके लिए, ठीक है। ओके, तो जो नील्स बोर थे उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में ये बताया और उन्होंने एक ऑब्जेक्शन भी उठाया रदरफोर्ड मॉडल्स पे जो उन्होंने बताया था अपना। उन्होंने ये बताया नील्स बोर ने कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, यानी वो इस तरीके से नहीं घूमते और वो अट्रैक्ट नहीं करते, वो इस तरीके से घूमते हैं। ऑलवेज दे रिवॉल्व, किसके रिवॉल्व घूमते हैं, न्यूक्लियस के, ठीक है। ये जो ऑर्बिट्स हैं वे सिर्फ अपने ही ऑर्बिट में घूमते हैं, जैसे इन्होंने बताया था कि यहाँ से कभी यहाँ आ रहे हैं फिर यहाँ आ रहे हैं, नहीं, सिर्फ अपने ही। अगर यहाँ पे है तो बस वो यहीं पे ही घूमता रहेगा, ठीक है। और इन्होंने बताया कि हर किसी का डिफरेंट रेडियस होता है, ठीक है, और जो हर एक ऑर्बिट है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होती है और जो न्यूक्लियस है सबसे ज़्यादा एनर्जी उसके पास होती है, ठीक है। देन उन्होंने बताया कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व जब करता है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में तो उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है न्यूक्लियस के पास, बट जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रेडिएट नहीं करता। लाइक इन्होंने बताया था कि जो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कि मोशन जब होता है तो ये रेडिएट करते हैं ना, बट इन्होंने एक गलत बताया था, ये रेडिएट नहीं करते हैं, ये लूज एनर्जी नहीं करते हैं, बस ये एक्सेलरेटेड मोशन में घूमते रहते हैं अक्रॉस द न्यूक्लियस, ठीक। अब इन्होंने बस ये स्टेबिलिटी तो बता दी, अब हमें इनका एटम भी देखना पड़ेगा, इन्होंने अपना मॉडल कैसे दिखाया, क्योंकि अगर मॉडल नहीं दिखाया तो एक्सप्लेन भी कैसे कर सकते थे इस चीज़ को, ठीक है। तो इन्होंने भी अपना एटम जब बताया तो इन्होंने ये बताया कि इनके पास भी एटम में
एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है। और इन्होंने कुछ इस तरीके से KLMN करके बताया, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ये सारा 288, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द नील्स बोर के बारे में, ठीक। क्योंकि उन्होंने तो बस ये बता दिया था, देखिए उनका डायग्राम कैसे था, सिर्फ इस तरीके से, अगर 2 है तो एक इधर इधर खत्म कहानी, ठीक है। और ऐसे लिख दिया था 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन, नहीं ऐसे नहीं लिखना था आपको, बस बीच में प्लस दिखाना है और साइड में ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाना है KLMN करके, ठीक है। ये किया था नील्स बोर ने, ओके। तो इन्होंने क्या बताया, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मैं दिखाऊंगी मैं आपको कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो लोकेट कहाँ करते हैं, स्मॉल न्यूक्लियस में, ठीक है। उन्हीं को, और वो घूमते रहते हैं, उसको हम, ठीक है, एक तो न्यूक्लियस में। इन्होंने फिर बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये घूमते रहते हैं अक्रॉस द न्यूक्लियस। इन्होंने ये पहले बताया था जब स्टेबिलिटी बताई, तो जब इन्होंने स्टेबिलिटी बता रहे थे तब इन्होंने इनको क्या बोल दिया, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल यानी KLMNO, ठीक है। अब इसके आगे भी होता है KLMNOP, जिसमें 288 जो इन्होंने बताया ना 88, वो 88 नहीं, एक्चुअली 18 होता है, बट आपको सिर्फ 88 ही करना है, क्योंकि आपके में 88 ही है। जब आप बड़े हो जाएंगे, मतलब आप जब 11th में आएंगे तब आपको आएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने जो KLMN बताया, उन्होंने बताया कि इसमें कोई लिमिट्स भी है, कि जो K है उसमें सिर्फ 2 आ सकते हैं, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसमें सिर्फ 2 आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और जो सेकेंड एनर्जी लेवल है यानी L, उसमें कितने आ सकते हैं, 8, ठीक। फिर जो N है उसमें इन्होंने बताया कि 18 आता है, ठीक है। जो N है, देखिए KLMN, जो N है ना उसमें आते हैं 18, तो 2 8 8 18, दैट इज KLMN, ठीक है। फिर जो O है उसमें आता है 32, ठीक। तो ये अभी आपको याद रहेगा, आपको सिर्फ N तक याद रखना, और N में आपका 18 आप याद तो कर ले, बट आपका आएगा 8 तक ही, क्योंकि आपका फिक्स हो जाता है, आपका इससे ज्यादा आइटम अभी नहीं कराएंगे ये। तो अच्छा, हर एक एनर्जी लेवल हमने जो पढ़ा KLMN, उन हर एक एनर्जी लेवल के पास अपना एक फिक्स्ड अमाउंट। फिर जो यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी चेंज नहीं होता जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, उसमें जितना वो रिवॉल्व करते रहते हैं अपनी सेम एनर्जी में। और जो एटम है ना वो स्टेबल रहता है, उन्होंने स्टेबिलिटी भी दिखाई, एटम भी दिखाया। तो सबसे बढ़िया जो जिनका एटम लगा, डेट्स ऑफ नील्स बोर, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बता दिया। हाँ, बट जो न्यूक्लियस था, मेनली जो पहले कैसे दिखता था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, वो सब चीजें थॉमसन ने बताया है ना। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पता चलता तो नील्स बोर, रदरफोर्ड कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर जो था, एटॉमिक नंबर वो हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक मास हमने देखा था, है ना, एटॉमिक मास जो था उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। अब जो एटॉमिक नंबर था जिसको हमने बोला वो क्या था, सम होना प्रोटॉन्स का प्लस न्यूट्रॉन्स का। तो कौन बचा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बट उसको कुछ नहीं करेंगे हम। तो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इन वन आइटम, ठीक है। अब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना। एटॉमिक नंबर जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूं, हाइड्रोजन की, तो उसमें नहीं, कार्बन की करते हैं, तो उसमें जो हमारा प्रोटॉन्स है वो 6 होता है ना। तो जो उसमें प्रोटॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे, 6, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 6 है। और जो एटॉमिक मास है फिर वो कितना होगा, एटॉमिक मास 12 होगा, U होगा, वो हमने देखा था, है ना। ओके, अब एटॉमिक नंबर हम देख चुके हैं। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर को हमने जब बोला कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, पर हमें ये भी पता है कि जो प्रोटॉन्स है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन्स के। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हैं, बस लिखना भी आपको दोनों ही चीजें। ओके, नाउ मास नंबर, जो कि हमने देखा कि मास नंबर जो है वो सम होता है प्रोटॉन्स का प्लस न्यूट्रॉन्स का, ठीक। एक सेकेंड गाइस, जो हाँ मास नंबर था ना, एटॉमिक मास नंबर, 1 मिनट का, ये मास नंबर, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। मैंने आपको इधर गलत बता दिया था, सॉरी। और जो एटॉमिक नंबर है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ना जो मास नंबर है हम उसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब रिलेशन क्या है हम वो देखेंगे। हमने ये तो पढ़ा कि एटॉमिक क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, बट हमें ये भी जानना है कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होते हैं, यानी एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ठीक है। तो
जो मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है, वो हमने देख लिया, ठीक है। मास नंबर क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब देखिए जो मास नंबर था, अगर वो हमारा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के इक्वल है, अच्छा ये देखिए प्रोटॉन्स किसके इक्वल था? एटॉमिक नंबर के, है ना। न्यूट्रॉन्स तो किसी के इक्वल नहीं था। तो जो मास नंबर है, हम उसका दूसरा, पहला फार्मूला तो ये होता है ना, इसको हम पहला कर लेते हैं। दूसरा भी एक और होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के, और न्यूट्रॉन्स को हम ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला होता है कि एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स कॉल्ड मास नंबर, ठीक। अब इसको लिखते कैसे? इन दोनों में रिलेशनशिप, यानी कोई भी एक एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, लाइक अगर मैं कार्बन लिख रही हूँ, ठीक है, तो उसके पास जो मास नंबर है, मास नंबर यानी उसके पास कितना ये देखिए प्रोटॉन्स और कितना न्यूट्रॉन्स है, यानी कितना एटॉमिक नंबर है, कितना न्यूट्रॉन है। तो ये कितना होता है? उसके पास 6, ये भी 6, यानी 12। एटॉमिक नंबर कितना? 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 6। तो ये तो हमारा 12 हो गया। क्यों? क्योंकि मास नंबर जो था हमने 6 + 6 करके निकाल लिया। एटॉमिक नंबर क्या हुआ हमारा? 6। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें देखने थे, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? 6। तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको होप समझ आ गई हो। अब देखिए जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा ना एलिमेंट्स का, कि के में हमारा जो है वो 2 होते हैं, एल में हमारा 8 होता है, एम में 8 होता है और एन में 18। ये हमें पता कैसे चला, है ना। एक क्वेश्चन ये भी तो राइज आता है कि हमें पता कैसे चला। तो इसमें इतने होते हैं, इसमें इतने होते हैं। ये चीज़ हमें पता चला एक फार्मूला से। उस फार्मूला को हम लिखते हैं 2n का स्क्वायर, ठीक। लाइक n क्या है यहाँ पे? n है हमारा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह रही हूँ। जो n है हमारा वो यहाँ पे होता है कि कौन सा एनर्जी लेवल है। लाइक k कौन सा एनर्जी लेवल है हमारा? फर्स्ट एनर्जी लेवल। l कौन सा है? सेकेंड। m कौन सा है? थर्ड। और ये कौन सा है? फोर्थ, ठीक। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? अगर हम k में निकालना है हमें, ठीक है, सपोज हम निकाल रहे n में नहीं, ठीक है, तो जो 2 है, अब एनर्जी लेवल की कौन सा है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 2 × 16, तो वो हमारा क्या हुआ? 32, ठीक। इस तरीके से हम निकालते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे एक एलिमेंट्स में, ठीक। अब हमें ये जानना है, अब ना एग्जाम में क्वेश्चन एक इस तरीके से आता है, लाइक कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो एक कहाँ गया? 1 मिनट गाइस, हाँ ये रहा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो उस एलिमेंट x की जिसका एटॉमिक नंबर है 12। अगर एटॉमिक नंबर 12 है, यानी प्रोटॉन्स कितने होंगे? 12, है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं जरा। देखिए अगर हमें गिवन है कि जो एटॉमिक नंबर है वो है 12, तो जो उसमें प्रोटॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे? 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं ना। अब अगर हमारा ये हमें निकालना क्या था? इलेक्ट्रॉनिक 1 मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, यानी के एल एम एन में कितने कितने होंगे हमें वो लिखना है, ठीक है। वो लिखने के लिए हमें बोला गया है कि जो एटॉमिक मास है वो है 12। अब अगर एटॉमिक मास 12 है, प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 12 होंगे। अब ये जो एटॉमिक मास, हमें प्रोटॉन्स है ना, हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि एटॉमिक मास 12 है, तो इस 12 जो सिर्फ जो एटॉमिक मास होता है ना हमारा, हम उसको ही इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक। लाइक हम इसको कैसे लिखेंगे? एटॉमिक मास हमारा 12 है, तो उसी को हम किस में लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक। तो के में फिर कितने होंगे? 2, 8, 2, 2, 8, 2 इज आंसर। अब 2, 8, 2 कैसे? 2 + 8 इज 10 और +2 इज 12। तो हमारा एटॉमिक मास अगर आ रहा है तो एटॉमिक मास को हम कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। 2, 8, 2 हमने लिख दिया 12 का, ठीक। नाउ अब एक और एग्जांपल है, लाइक हम कर चुके हैं, वेट। तो देखिए गाइस, ये है वो टेबल जो कि आपको एक तरह से लर्न करना पड़ेगा, इनका एटॉमिक नंबर, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद निकाल सकते हैं ना। अब देखिए जैसे 1, 2 था यहाँ पे, तो जो 3 था हम उसको कैसे लिख सकते हैं? 2, 1 करके, ठीक। अब जो हमने अभी देखा कि एटॉमिक मास को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहे हैं, तो क्या एटॉमिक नंबर को भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके पास एटॉमिक मास है तो आप उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, और अगर आपके पास एटॉमिक नंबर है तो आप उसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकते हैं, ठीक। नाउ ये सब जो 20 तक है ना, मेनली आपको 20 तक तो याद होनी ही चाहिए, क्योंकि 20 तक अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 20 तक आपको आने चाहिए एलिमेंट्स पूरे लाइन वाइज, ठीक है। फिर अगर आप ऐसे लाइन वाइज कर रहे हैं तो आपका एटॉमिक नंबर इजीली लर्न हो जाएगा। एटॉमिक नंबर इजीली लर्न हो जाएगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद कर सकते हैं, है ना, ठीक है।
नाउ जो हमें पढ़ना है ना वो है 1 मिनट, लेट मी फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। वैलेंसी और जो वैलेंस है ना वो एक ही चीज है। लाइक 1 मिनट गाइस। हाँ जी, तो देखिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है हम उसको वैलेंसी भी बोलते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर मोस्ट शेल में होता है। लाइक मैंने आपको अभी दिखाया था, ये देखिए कि कहाँ गया ये रहा, इसमें हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितना था, सिर्फ एक था, तो इसकी वैलेंसी भी 1, उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और या फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। लाइक व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम एलिमेंट X हैविंग एन एटॉमिक नंबर 17। अब देखिए अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, 287 है ना। अगर 287 लिख सकते हैं तो आउटर मोस्ट में कितने हैं 7, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 7। ठीक, इतना ही सिंपल है। ठीक है, नाउ अब इनर्ट गैसेस कुछ होती हैं, इनर्ट गैसेस ऑफ नोबल गैस। नोबल गैसेस कुछ है, लाइक 6 ही नोबल गैस है। मेनली जो आपको याद रखनी है वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, बस इतनी। ठीक है, मेनली इन तीनों का ही पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनका एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा, उस 20 तक के ही हैं ये। आप फिर आप याद कर लेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ अब जो हमें देखना है वो है कि ये जो कॉज होता है केमिकल कॉम्बिनेशन के कैसे होता है। या तो ये जो एटम फॉर्म करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, देखिए या तो ये लूज करेंगे, या तो गेन करेंगे, या शेयरिंग करेंगे। अब ये मैं चीज़ क्या बोल रही हूँ आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, है ना। लाइक मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए एक मेरे पास ये हाइड्रोजन का है और ये भी एक हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो दो मेरे पास ये हाइड्रोजन का है, इसके पास भी कितना है, इसके पास भी 1 है ना, और इसके पास भी 1 है। ठीक, तो इन दोनों को स्टेबल होने के लिए, क्योंकि पहले में कितने होते हैं, पहले में तो 2 होते हैं, तो फिर क्या ये तो स्टेबल हुआ ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ एक ही क्या है एटॉमिक नंबर है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो K-Lmn होती है उसमें इसके पास कितना है, सिर्फ एक है। स्टेबल होने के लिए इसके क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए थे, तो इसके एक और चाहिए। एक और क्या करेगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। तो इन्होंने क्या कर लिया, आपस में शेयरिंग कर ली, है ना। तो या तो ऐसे शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर इसके पास 2 होते और इसके पास 1, तो ये क्या करता था, इसको दे देता, यानी लूज कर लेता। और या फिर इसके पास जैसे इसने क्या किया, इसने गेन किया और इसने लूज किया, और इन दोनों ने आपस में क्या किया, शेयर किया। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन आपस में करते हैं, तो गेनिंग या लूजिंग या फिर शेयरिंग। ठीक है, अब जो रिलेशनशिप है बिटवीन द वैलेंसी एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें वो देखना है। ठीक है, यानी मेटल की अलग है, नॉन मेटल की अलग है। अगर हमारे पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल है, लाइक 2 से 4 तक, जो नहीं 4 तक हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल में अगर है, लाइक आउटर मोस्ट शेल में अगर मेरे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो वो सब मेरे मेटल्स हैं। ठीक है, अगर किसी में वो है हमारे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये है, तो वो नॉन मेटल है। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें निकालनी तो वैलेंसी है। अब देखिए अगर किसी के पास 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो हम एज इट इज उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 4। ठीक, बट अगर किसी के पास 6 है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, हमें ये जानना है। यानी अगर लाइक मैं कार्बन लूँ, 1 मिनट गाइस, अगर कार्बन ले रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की 2-4, क्योंकि टोटल्स में क्या होता है एटॉमिक नंबर 6। अगर 2-4 है यानी 4 है तो ये 4 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब अगर मैं कुछ और एग्जांपल लूँ, लाइक 1 मिनट मैं देखती हूँ। हाँ, जैसे कि 287 हमने अभी देखा था। ठीक है, तो 287 किसी का होता है, देखते हैं सेकेंड। हाँ जी, तो जो इसे है क्लोरीन का होता है। ठीक है, तो जो क्लोरीन है अगर उसका 287 होता है तो जो 7 है, अब वो तो नॉन, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, क्योंकि इसमें 7 आ रहा है आउटर मोस्ट में, हमने अभी पढ़ा। अगर 5, 6, 7, 8 है तो वो नॉन मेटल है, अब यहाँ पे 7 है। अब इसकी वैलेंसी क्या 7 होगी, नहीं, वो हमने बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था कि आउटर मोस्ट में कितने है ना, पर वैलेंसी अलग चीज होती है। वैलेंसी होती है कि अगर मेटल में 1 से 4 है वो, तो एज इट इज लिख देते हैं। बट अगर वो नॉन मेटल है यानी 5, 6, 7, 8 है, तो हमें उससे पहले 8 से माइनस करना पड़ेगा। लाइक अगर 7 है तो 8 - 7 इज 1, तो इसकी क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, पर
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, लाइक 1 मिनट, जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो 1 होगी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 होगा, क्योंकि 2 8 7 होता है, तो आउटर मोस्ट में 7 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 8 से माइनस करने पे 1 आएगा, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बिटवीन द वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। यही रिलेशनशिप था बिटवीन द वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इन्होंने जैसे बता रखा है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बारे में, क्योंकि इनकी 11 12 13 होती है, तो लाइक हमने ये सब देख ही लिया था सोडियम का, तो है ना। अब 1 मिनट, अब जो चीज़ हमें जाननी है वो है आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है ना वो सेम होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, यानी हम ऊपर क्या देखें, ये एक एलिमेंट है लाइक हमने कार्बन लिया था, ठीक है, उसी का लेते हैं, तो ऊपर क्या लिखते थे हम? मास, और नीचे लिखते थे हम 6 जो था वो नंबर। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है और ये डिफरेंट। ठीक है, लाइक जो सी है ना कार्बन, उसके बहुत तरीके हो गए थे, एक सी एक और होता है लाइक 6 13, और एक सी होता है ये। ठीक है, तो ऐसे 3 होता है, तो ये जो 3 है इसमें ऊपर हम क्या लिख रहे हैं? मास, और नीचे क्या लिख रहे हैं? नंबर। तो ऐसे कुछ होते हैं जिनका जो है वो सेम होता है, क्या सेम एटॉमिक नंबर होता है, लाइक ये जो हमने लिखा 6 6 6 ये सेम है, बट एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, अब आता है आइसोबार भी। अच्छा, ऐसे ही हाइड्रोजन का देख लीजिए, एक होता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ठीक है, ये है किसके? हमारे हाइड्रोजन के। सबके पास 1 1 1 1 1 1 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, बस न्यूट्रॉन जो है वो ट्रिटियम के पास 2 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आइसोटोप। क्यों? क्योंकि इनके पास देखिए ऊपर जो ये है इसमें नीचे 1 1 1 सेम क्या है? एटॉमिक नंबर तो है, बट जो मास है वो डिफरेंट है, दैट्स कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक, अब जो चीज़ हमें जाननी है वो है आइसोबार्स, है ना। 1 मिनट, तो जो आइसोबार हैं वो होते हैं जिनके पास डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, यानी अगर जो अभी हमने जैसे आर्गन का देखे और सीए का देखे, तो इनके पास 40 40 ऊपर जो एटॉमिक नंबर है, मास है वो तो सेम है, मास तो सेम है, बट नंबर जो है वो डिफरेंट है ना, तो इसको हम कहते हैं आइसोबार। ठीक, तो गाइस हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है। हमें 1 घंटे में हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया है। मैंने आपको मेनली सब कुछ समझा दिया, बट फिर भी मैं नोट्स लाऊंगी। इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम नोट्स करेंगे, एंड देन इसके बाद हम एक और एनसीईआरटी से करेंगे। वैसे तो मैं आपको सारा समझा दिया, बट फिर भी एनसीईआरटी इज़ बेटर। ठीक है, तो तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है। सो प्लीज़ अगर आपको समझ आया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।